आज की इस क्लास में हम नर जनन तंत्र के बारे में संपूर्ण अध्ययन प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम नर जनन तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझते हैं और फिर बारी बारी से हम इसके सभी प्रमुख भागों की संरचना और उनके कार्यों का वर्णन करेंगे। तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग और जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। कौन कौन से अंग? एक तो वे अंग जो जनन कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं और साथ ही वे अंग जो जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाते हैं। ये आपस में संयुक्त रूप से मिलकर क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र बनाने वाले अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? नर जननांग कहलाते हैं। यानी नर जनन तंत्र के अंतर्गत वे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नर जननांग कहते हैं। यह आपके सामने एक नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र दिया गया है। देखें, इसके प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रमुख भाग है वो है वर्षण। ठीक है, फिर वर्षण कोश, ये शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, शीसन, मूत्राशय और मूत्रनलिका, ये सब अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मानव नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम बारी बारी से इन्हीं सभी अंगों का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एक दूसरा चित्र और दिया हुआ है। आप दोनों में से जो भी चित्र अच्छा लगता है वो आप अपनी परीक्षा में बना सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चित्र बिल्कुल सरल रहेगा। इसमें भी वही भाग है, वर्षण, शीसन, अधिवर्षण, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्रवाहिका, फिर मूत्रवाहिनी, वीर्यपुटिका, स्तंभन उत्तक और अंडकोश की थैली, ये प्रमुख अंग है जो आपस में मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सबसे प्रमुख अंग और वो कौन सा है? वर्षण। तो अगर हम बात करें वर्षण की तो नर जनन अंगों में जो सबसे प्रमुख अंग है वो कौन सा अंग है? वर्षण है। क्योंकि जो वर्षण है वो ही नर जनन कोशिकाओं अर्थात शुक्राणु का क्या करता है? निर्माण करता है। इसी कारण यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होता है। उदर गुहा का मतलब जो हमारा पेट वाला हिस्सा होता है उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में शरीर से बाहर वर्षण कोश में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, अब इनके दो भाग होते हैं। वर्षण के कितने भाग होते हैं? दो। एक भाग जो किसका निर्माण करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और दूसरा भाग जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर किसका स्राव करता है? टेस्टोस्टेरोन, जिसे नर जनन हार्मोन कहा जाता है, उसका स्राव करता है। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में होने वाले सभी प्रकार के लैंगिक परिवर्तनों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, और इन सभी लैंगिक परिवर्तनों को कंट्रोल करने का काम भी करता है। अब लैंगिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से कर रखी थी कि जब लड़कों की उम्र 13 से 15 साल की होती है तो उन समय उनमें यौवनारंभ की स्थिति प्रारंभ हो जाती है और उनमें नर जनन के लिए जो आवश्यक हार्मोन है उनका निर्माण शुरू हो जाता है। इस कारण उनके चेहरे पर दाढ़ी, बालों का उगना, जननांगों पर बालों का उगना, आवाज का भारी होना, ठीक है, शरीर की बनावट में अंतर आना, ये सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होते हैं। तो वर्षण के दो भाग है, एक भाग शुक्राणु को उत्पन्न करने का काम करता है जबकि दूसरा भाग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, तो वर्षण से शुक्राणु कोशिकाएं कहां चली जाती है? अधिवर्षण में चली जाती है, जहां पर वे क्या रहती है? संचित रहती है। यानी कि वर्षण से जिन शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो फिर कहां चले जाते हैं? अधिवर्षण में, और वहां जाके वो क्या रहते हैं? संचित रहते हैं। वहीं पर उनका क्या होता है? परिपक्वन होता है। आगे बात करें वर्षण के कार्य की, तो अभी हमने चर्चा की कि वर्षण का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? नर जनन कोशिका अर्थात शुक्राणु का निर्माण करना, और दूसरा प्रमुख कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। यह वर्षण के दो प्रमुख कार्य है। ठीक, नोट लिखा हुआ है कि शुक्राणु के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से क्या होता है? कम होता है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस। वही सामान्य
मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यही कारण है कि शरीर से बाहर ये जो वर्षण है वो वर्षण कोश में स्थित होते हैं। यानी अगर आपको कोई प्रश्न पूछ ले कि मानव जनन तंत्र में जो वर्षण होते हैं वो शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं, तो आप कहोगे कि शुक्राणु उत्पादन के लिए जो एक आवश्यक तापमान है वो शरीर के तापमान से कम होना जरूरी है। ठीक है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, जबकि एक सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और इसी कारण से शुक्राणु उत्पन्न हेतु आवश्यक स्थिति के लिए जो वर्षण है वो शरीर से बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं, ताकि वहां का तापमान सदैव शरीर के तापमान से कम रहे। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं दूसरे अंग की, जिसका नाम है वर्षण कोश। तो वर्षण कोश क्या होता है, तो त्वचा की बनी एक थैली होती है जो शरीर से बाहर क्या होती है, लटकती रहती है, और जिसमें क्या स्थित होते हैं, जिसमें दोनों वर्षण स्थित होते हैं। यानी वर्षण कोश त्वचा की बनी हुई एक थैली नुमा संरचना होती है जो शरीर के बाहर लटकती रहती है, और इसमें दोनों वर्षण क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं या सुरक्षित रहते हैं। इसके कार्य क्या है, तो यह वर्षण के शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक ताप को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी ये वर्षण कोश वर्षण का जो तापमान है वो हमेशा शरीर से कम तापमान बनाए रखता है, ताकि वर्षण के द्वारा शुक्राणु उत्पादन की जो स्थिति है, ठीक है, वो शुक्राणु उत्पादन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। इसी कारण से यह क्या करता है, तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है। चूंकि शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान है वो शरीर के ताप से क्या होना जरूरी है, कम होना जरूरी है। इसी कारण ये तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है, ताकि जो वर्षण है वो आसानी से शुक्राणु का उत्पादन कर सके। और दूसरा, यह वर्षण को स्थित रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी दोनों वर्षण इसी वर्षण कोश में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ये किसका काम है, वर्षण कोश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अधिवर्षण। तो अधिवर्षण क्या होता है, देखो ये वर्षण के बाहर वाला भाग, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, अधिवर्षण। तो क्या होता है, लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वर्षण के पीछे क्या होती है, स्थित होती है। लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है जो प्रत्येक वर्षण के पीछे स्थित होती है। इसका एक सिरा किससे जुड़ा होता है, वर्षण से। देखो एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, इधर वर्षण से, जबकि दूसरा सिरा किससे जुड़कर होता है, दूसरा सिरा आगे बढ़ के क्या बनाता है, शुक्रवाहिका या शुक्रवाहिनी बनाता है। ठीक है, यह लगभग 6 मीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है जो वर्षण के पीछे वाले भाग पर स्थित होती है। इसका एक सिरा वर्षण से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा वही आगे बढ़कर शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका बनाता है। इसका काम क्या है, तो अधिवर्षण शुक्राणुओं के प्रमुख संग्रह स्थान का कार्य करता है। यानी वर्षण से आने वाले शुक्राणुओं को संग्रहित करने का काम कौन करता है, अधिवर्षण। और साथ ही शुक्राणुओं का परिपक्वन भी यहीं पर होता है। शुक्राणु जो परिपक्वता ग्रहण करते हैं वो भी अधिवर्षण के अंदर ही ग्रहण करते हैं, और शुक्राणु यहीं पर सक्रियता भी प्राप्त करते हैं। सक्रिय भी कहां पर होते हैं, अधिवर्षण के अंदर ही ये सक्रियता भी प्राप्त करते हैं। तो ये किसका काम हो गया, अधिवर्षण का। ठीक है, अब आगे ये कहां पहुंचाए जाएंगे, अब ये आगे शुक्रवाहिका में पहुंचाए जाएंगे। अगला अंग है वो है शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिका। ये क्या होती है, तो देखो यहां पर अधिवर्षण में शुक्राणु परिपक्व हो गए, अब ये इस नली के माध्यम से कहां पर पहुंचाए जाएंगे, शुक्राशय तक पहुंचाए जाएंगे। तो वर्षण में शुक्राणु निर्माण के बाद अधिवर्षण से होते हुए ये शुक्रवाहिनी से होकर कहां पहुंचते हैं, शुक्राशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण कहां होगा, वर्षण में। वर्षण से कहां पर आएंगे, अधिवर्षण में, वहां पर वो परिपक्व या सक्रिय होंगे, और वहां से फिर शुक्रवाहिनी से होते हुए कहां पहुंचेंगे, शुक्राशय तक। ठीक है, आगे ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर क्या बनाती है, एक संयुक्त नली बनाती है। देखो ये शुक्रवाहिका है, यहां पर ये इस मूत्रवाहिनी के साथ मिलकर क्या बनाती है, एक संयुक्त नली बनाती है। ठीक है, यहां पर आ गए, और यहां पर आने के बाद ये यहां पर मिलकर इस मूत्रवाहिनी के साथ या मूत्र नलिका के साथ क्या बनाएगा, एक संयुक्त नली बनाएगी। अतः मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के प्रवाह के लिए उभय मार्ग है, यानी मूत्र मार्ग से होकर शुक्राणु और मूत्र दोनों का परिवहन होता है। ठीक है, ये जो आपको ये गांठ की गांठ दिख रही है ये शुक्राशय है। तो जो शुक्राणु है
वो अधिवर्षण से इन शुक्र वाहिनियों से होते हुए कहां पहुंचाए जाएंगे, शुक्राशय में पहुंचाए जाएंगे। ठीक है। फिर मानव में एक जोड़ी शुक्र वाहिनी पाई जाती है, एक इस तरफ वर्षण के साथ और दूसरी इस वर्षण के साथ। एक वाहिका एक वर्षण से शुक्राणुओं का क्या करती है, परिवहन करती है। यानी दोनों वाहिनियां प्रत्येक वर्षण से जुड़ी होती है और प्रत्येक वर्षण से शुक्राणुओं का परिवहन करती है तथा शुक्राशय से मिलकर दाई एवं बाई रसकलन वाहिनी में मिल जाती है। ठीक है। ये क्या है, यहां पर रसकलन वाहिनी है ये वाली। ठीक है। तो एक दाई रसकलन वाहिनी और एक बाई रसकलन वाहिनी, इन दोनों के साथ ये मिल जाती है और यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर क्या बनाती है, स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, दोनों शुक्र वाहिका दोनों भागों से आकर मिलकर यहां पर शुक्राशय जो वीर्य पुटिका है इसके साथ मिलकर क्या बनाती है, स्खलन वाहिनी बनाती है। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं वो है शुक्राशय। तो अभी हमने पढ़ा कि शुक्राशय देखो ये वाला भाग यहां पर दिया हुआ है ये। तो शुक्राशय एक थैली जैसी संरचना होती है जो शुक्राणुओं का संग्रह करती है, उन्हें इकट्ठा करती है। ये यहां पर अपने यहां संग्रहित शुक्राणुओं को कहां डालती है, शुक्र वाहिका में डालती है और शुक्र वाहिका आगे जाकर रसकलन वाहिनी में मिलती है और वहां जाके वो फिर आगे चलकर मूत्र वाहिनी के साथ मिलकर संयुक्त नली बना लेती है। ठीक है। तो ये काम हो गया शुक्राशय का। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, जो वीर्य के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को गति और ऊर्जा भी प्रदान करता है। यानी शुक्राशय के द्वारा एक तरल पदार्थ का निर्माण किया जाता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है और साथ ही यह तरल चिकना पदार्थ शुक्राणुओं को गति और ऊर्जा प्रदान भी करता है। तो यह काम किसका हो गया, शुक्राशय का। आगे बढ़ते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि या पोरुस ग्रंथि। ये देखो आपको चित्र में दिख रही होगी प्रोस्टेट ग्रंथि, ये वाला हिस्सा बीच में, ये जो आपको दिख रहा है गोलाकार वाला हिस्सा वो। तो यह एक बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है जिसे क्या कहते हैं, जिसे वीर्य या सीमन कहते हैं। यानी ये जो ग्रंथि है वो एक तरल चिकने पदार्थ का निर्माण करती है जो सफेद रंग का एक गाढ़ा द्रव होता है, उसे क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। और ये जो वीर्य है ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक। आगे बात करें इस वीर्य के कार्य क्या है। तो जो वीर्य है यह शुक्राणुओं की गति के लिए एक तरल माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है, एक तरल चिकना माध्यम प्रदान करता है जिसकी सहायता से शुक्राणु आसानी से गति कर सकते हैं। यानी इस वीर्य के कारण जो शुक्राणु है उनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है और साथ ही ये शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। ये किसका काम हो गया, वीर्य का काम हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये फिर से गलती से आ गया है और आगे दिया हुआ है वो है मूत्र मार्ग। देखें तो मूत्र मार्ग क्या होता है, ये एक पेशीय नलिका है। देखो ये जो बीच में आपको एक नली दिख रही है ये मूत्र मार्ग, ये वाला हिस्सा। ठीक है। जो मूत्राशय से आ रही है तो ये क्या है, मांसपेशियों की बनी हुई एक नलिका है जो कहां, मूत्राशय से लेकर स्खलन वाहिनी से मिलकर क्या बनाती है, मूत्र जनन नलिका बनाती है। ठीक है। इसमें से मूत्र, शुक्राणु और साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि के स्राव क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यानी इसी मूत्र मार्ग से होकर शुक्राणु, मूत्र और साथ ही प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ वीर्य का निर्माण किया जाता है वो इसी ग्रंथि से होकर या इसी मूत्र मार्ग से होकर बाहर स्रावित होते हैं। यह नलिका सीसन से गुजरती हुई मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। यह नलिका इस सीसन के बीच में से होकर गुजरते हुए इस मूत्र जनन जो छिद्र है ये वाला हिस्सा यहां से बाहर की ओर निकलती है। ठीक है। अगला अंग है हमारा वो है सीसन। ठीक है। ये जो बीच वाला आपको हिस्सा दिख रहा है देखो सीसन, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कौन सा है, ये सीसन वाला हिस्सा है। तो यह एक बेलनाकार अंग है। कैसा अंग होता है, बेलनाकार अंग होता है जो वर्षण कोश के बीच में लटकता रहता है, जो वर्षण कोश के बीच में लटकता रहता है। देखो ये वर्षण कोश है, ये वाला हिस्सा, ये तो इन दोनों वर्षण कोश के बीच में यह लटकता रहता है। यह उत्थानशील मैथुन अंग है। कैसा अंग है, मैथुन अंग है। मतलब है इस अंग की सहायता से जो नर है वो मादा के साथ संभोग या जनन की क्रिया करता है। ठीक है। सामान्य अवस्था में यह छोटा एवं कैसा रहता है, शिथिल अवस्था में रहता है और किस काम के आता है, मूत्र विसर्जन के काम में आता है।
लेकिन मैथुन के समय यानी जब नर मादा के साथ संभोग की क्रिया करता है तो मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्यमय शुक्राणु को मादा के प्रजनन तंत्र में पहुंचाने का काम करता है। यानी जब नर मादा के साथ संभोग की क्रिया करता है तो इसी सीसन से होकर शुक्राणु के साथ वीर्य के साथ जो शुक्राणु है वो मादा के प्रजनन तंत्र में इसी सीसन अंग के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नर के शरीर से जो शुक्राणु है वो इस सीसन की मदद से मादा के शरीर में पहुंचाए जाते हैं। आगे बात कर रहे हैं वो है शुक्राणु क्या होते हैं। तो शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं है जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। यानी शुक्राणु एक प्रकार की बहुत ही सूक्ष्म संरचनाएं है जिसमें क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। यानी इन्हीं शुक्राणु के जरिए नर के जो गुण है, ठीक है, नर के जो आनुवंशिक गुण है वो मादा के शरीर में स्थानांतरित किए जाते हैं तथा इसमें एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में क्या करती है, सहायता करती है। यह शुक्राणु का आपके सामने चित्र दिया हुआ है। शुक्राणु 3 भाग होते हैं, एक शीर्ष भाग, एक ग्रीवा भाग, एक शीर्ष भाग, एक मध्यखंड या ग्रीवा भाग और एक होता है पूंछ वाला हिस्सा। शीर्ष भाग में देखो क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, अग्रपिंडक होता है और केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ होते हैं। यहाँ पर ये वाला भाग ग्रीवा कहलाता है। फिर ये मध्यखंड है, मध्यखंड में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो तैरने के लिए यानी मादा की जनन कोशिकाओं की ओर तैरने के लिए इसे क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और ये होती है पूंछ जो मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में शुक्राणु को सहायता करती है। ठीक है, अगर हम बात करें शुक्राणु की आयु की तो मानव शरीर में इसकी आयु लगभग 30 दिन तक होती है यानी नर शरीर में, जबकि मैथुन के पश्चात स्त्री के शरीर में इसकी आयु कितनी होती है, 72 घंटे होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने नर जनन तंत्र को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।